नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RPSC विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने अभी तक टीचिंग मैनेजमेंट की 3 क्लासें कंप्लीट कर ली है। आज अपनी क्लास नंबर 4 है और इसमें हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में जो शैक्षिक विकास है वो किस प्रकार से हुआ था। ठीक है। तो इसके लिए मैंने PDF है वो बना के इसमें डाली हुई है, PPT पूरी। ठीक है, और ये PPT मिलेगी आपको टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का यदि आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे रखे हैं, उन पर आपको मैसेज करना होगा, आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, सीधे आप टेलीग्राम में ऐड हो जाओगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन इसमें पढ़ेंगे कि राजस्थान में शैक्षिक विकास कैसे हुआ। ठीक है ना, राजस्थान में शिक्षा कैसे आई, शैक्षिक प्रबंध का विकास। देखिए, इसमें अपने को पहले ये चीज़ें जाननी है कि अपने राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन का विकास किस प्रकार से हुआ, शिक्षा कैसे आई, शुरुआत में क्या इतिहास रहा शिक्षा का, उसके बारे में अपन लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सीधी सीधी बात यह है, एकदम सही रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अपन पहले PPT का पहला पेज लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, मैंने लिख रखा है सारा कुछ, ताकि अपना टाइम है वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो आपको लगे कि यार टाइम खराब हो रहा है, सर लिख रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। अब मैंने सब कुछ पका पकाया रखा है आपके सामने। ठीक है, देखिए, अब देखो इसमें है राजस्थान में शैक्षिक प्रबंध का विकास, कि राजस्थान में शैक्षिक प्रबंध का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो देखिए, राजस्थान में शैक्षिक प्रबंध का विकास, तो अब इसमें सबसे पहले देखेंगे कि 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत देश में पादरी लोगों को आमंत्रित किया और यहाँ विद्यालय प्रारंभ किए गए। मतलब यहाँ पर पहले विद्यालय थे ही नहीं। तो देखो शिक्षा का विकास कैसे हुआ। देखो, भारत पहले शुरुआत में आपको पता कि भारत विश्व गुरु था। यहाँ पर तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, खूब बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे। लेकिन विदेशी आक्रांताएं आए यहाँ पर। विदेशी आक्रांता मतलब विदेशी आक्रमणकारी, और उन्होंने हमारी शिक्षा थी, वो जितने भी विश्वविद्यालय थे उनको क्या कर दिया, तोड़ दिया, जला दिया, आग लगा दी। उसके बाद में क्या हुआ, जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने यहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी, आप देखना अभी चार्टर एक्ट वगैरह आएंगे तो उसमें आप देखना कि अंग्रेजों ने भी कहा था कि भाई सालाना 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किए जाएं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर शुरुआत की फिर से शिक्षा की। ये ध्यान रखना, अंग्रेज लूट के लेके गए तो देख के भी बहुत कुछ गए, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, उन्होंने शिक्षाकार, ये मान लो उन्होंने ना चाहते हुए भी हमको पढ़ाया, ऐसी बात है, अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो देखो, 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत देश में पादरी लोगों को, पादरी लोग बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेज लोग थे, अंग्रेजों का धर्म ईसाई थे, और ईसाइयों में जो आपको पता है ईसाई मिशनरी वगैरह और ऐसे जिनकी वो ईसाइयों की जो होता है धर्म पूजा स्थल जो भी होता है, वहाँ पर पादरी लोग होते हैं। तो वो ज्ञानी पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों को यहाँ पर लेके आया कि इनको भी थोड़ा बहुत क्या किया जाए, पढ़ाया जाए। तो आमंत्रित किया और यहाँ पर विद्यालय प्रारंभ किए गए 18वीं सदी में। कब? 18वीं सदी में। 18वीं सदी में अंग्रेज शिक्षा शास्त्री कौन सा? बेथुन। बेथुन ने भारत देश में कई स्थानों पर अंग्रेजी स्कूलों की क्या की थी, स्थापना की थी। किसने? बेथुन ने। बेथुन ने भारत में अंग्रेजी विद्यालयों की क्या की थी, स्थापना की थी। देखिए, अब आगे है 1781 ईस्वी में। 1781 ईस्वी में, यह भी 18वीं सदी है। 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग के काल में, ये नाम महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट डाटा लिया मैंने, बीच का कचरा सारा निकाल दिया। और 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग के काल में कलकत्ता क्षेत्र में मदरसा स्थापित किया गया। कलकत्ता में मदरसा 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, 18वीं सदी के अंतिम दौर में, यहां से अपन वापस इसको पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, इसको मैं मिटाता हूं थोड़ा। ये क्या होता है कि ऊपर जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है ना PDF के अलावा, वो इसके ऊपर रह जाता है, ताकि अपन, ये सिर्फ पेज चेंज करने पर ही रिमूव होता है, तो इसको कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अपन इसको साफ कर देते। अब देखिए, 18वीं सदी के अंतिम दौर में क्या हुआ, एक अंग्रेज अधिकारी था के द्वारा काशी बनारस क्षेत्र में पहला संस्कृत विद्यालय शुरू किया गया। कौन सा विद्यालय? संस्कृत विद्यालय। तो ये भी ध्यान रखना कि संस्कृत विद्यालय बनारस में, वो भी अंग्रेज के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, और संस्कृत के विद्यालय की स्थापना डंकन के द्वारा की गई। किसके द्वारा? डंकन के द्वारा। ये नाम अति महत्वपूर्ण है। तो फैक्चुअल डाटा आता है, वैसे 15 क्वेश्चन है। आप मतलब एक एक वीडियो को, ये चौथा वीडियो, एक एक वीडियो पर आप जोर देते जाना
और सभी वीडियो को देख लेना एक बार, और उसके बाद चाहे कोई सी भी बुक उठा के पढ़ना, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। और जो सेकंड टाइम रिपीटर है फर्स्ट ग्रेड के लिए, तो उनको तो कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं है, वो पहले क्लास देखते हैं, उसके बाद अपनी क्लास ही देखेंगे सारी। देखिए 1813 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने चार्टर में, कौन से 1813 ईस्वी वाले चार्टर एक्ट में तय किया कि वे 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष देश में शिक्षा जागृति के लिए खर्च करेगी। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें अंग्रेजों ने यह डिसाइड किया कि 1,00,000 रुपए प्रति वर्ष भारतीयों की शिक्षा में खर्च होगा। तो यह चीज इंपॉर्टेंट है। कौन सा चार्टर एक्ट था? 1873 का चार्टर एक्ट था। क्वेश्चन यहां से बनेगा, कौन से चार्टर एक्ट में अंग्रेजों ने तय किया कि भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था पर 1,00,000 रुपए खर्च किया जाए? 1813 का चार्टर एक्ट। आगे देखो, अगला क्या है कि 1819 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी कौन था? जेवेज केरी। जेवेज केरी को पुष्कर क्षेत्र में शिक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया, नियुक्ति प्रदान की गई, और जिसने कई जगहों पर क्या की थी? विद्यालयों की स्थापना की थी। कई जगहों पर विद्यालय स्थापित किए, उसने विद्यालयों की स्थापना की। किसने? 1819 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी जेवेज केरी, ध्यान रखना, राजस्थान में पुष्कर क्षेत्र में जेवेज केरी को 1819 ईस्वी में क्या नियुक्त किया गया था? शिक्षा अधिकारी। तो ये चीज इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट डाटा लिया है मैंने सिर्फ और सिर्फ। आगे बढ़ते हैं इसको रब कर देते। देखो आवाज में आपको थोड़ी बहुत तो तकलीफ होगी लाड लो, क्योंकि म्यूजिक है, मेरी अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी मैंने कहा यार वीडियो रिकॉर्ड किया जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, भारत देश में अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करने का श्रेय किसको जाता है? राजा राम मोहन राय को। ये इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय को। देखो जो विद्यार्थी नोट्स बनाना चाहता है ना, उसके लिए हमारे जो वीडियो है वो उसके लिए रामबाण साबित होंगे। देखो मैंने इसमें बहुत मेहनत की है नोट्स बनाना, आप बिल्कुल सब कुछ पका पकाया है, छांट रखा है ऑलरेडी, छांटना कुछ नहीं है, बस लिखना है, घोटना है, ठीक है ना। तो राजा राम मोहन राय को जाता है किसके लिए? अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करने के लिए, जिन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। जिन्होंने किसकी स्थापना की? हिंदू कॉलेज की स्थापना की। जिन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की एवं प्रगतिशील आधुनिक शिक्षा के जनक कहलाए। राजा राम मोहन राय को आधुनिक शिक्षा का, प्रगतिशील आधुनिक शिक्षा का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। प्रगतिशील आधुनिक शिक्षा का जनक किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। भारत देश में अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है, जिन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की एवं प्रगतिशील आधुनिक शिक्षा के जनक कहलाए। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा प्रगतिशील आधुनिक शिक्षा का जनक कौन? राजा राम मोहन राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। आगे बढ़ते हैं, अगला पेज लेते हैं। अगला पेज देखिए, यह भी अति महत्वपूर्ण है। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर था डलहौजी ने 1800 और एक सेकेंड रुकना, बस ये ठीक है। यहाँ पर अभी देखो एकदम ये पिक्चर क्लियर होगी, ठीक है ना। ये देखो अभी थोड़ा सा टाइम लेता है, इसे वापस रिफ्रेश होता है इसमें। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर कौन? डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड्स नामक, कौन सा? वुड्स नामक अंग्रेज अधिकारी से शिक्षा के प्रबंधन को लेकर कार्य करवाए। ये कोई खास इंपोर्टेंट नहीं, फिर भी कि था कि राजस्थान ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा गवर्नर था जिसने शिक्षा को लेकर थोड़ा बहुत, तो 1864 में डलहौजी था, उसने वुड्स नामक अंग्रेज अधिकारी को शिक्षा प्रबंधन को लेकर कार्य करवाया। देखो वुड्स का इंपोर्टेंट क्या है, वुड्स से रिलेटेड वो चीज ये है, ठीक है। वुड्स का घोषणा पत्र, जिस इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पैच, आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाया। ये इंपोर्टेंट है, यहां से वापस रिवर्स चलते हैं तो सब इंपोर्टेंट हो जाते हैं कि किसका घोषणा पत्र है, वो मैग्ना कार्टा कहलाया। तो वुड्स का जो घोषणा पत्र था, डिस्पैच था, वो मैग्ना कार्टा कहलाया। और वुड्स को किसने अधिकारी नियुक्त किया, ठीक है, तो वो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर डलहौजी। और टाइम कौन सा था? 1854 ईस्वी। आगे बात समझ, यहां तक आपके डाटा क्लियर है तो फिर ठीक है। और देखो, स्वतंत्रता के बाद 1950 ईस्वी में राजस्थान का पहला शिक्षा निदेशालय वो बीकानेर में रखा गया। मतलब स्वतंत्रता के बाद 1950 ईस्वी में राजस्थान का पहला शिक्षा निदेशालय कहाँ रखा गया? बीकानेर में। यह तो इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई लिमिट नहीं।
तो राजस्थान का पहला शिक्षा निदेशालय बीकानेर में 1950 ईस्वी में स्थापित किया गया। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में कार्यभार बढ़ा तो 1997 में क्या किया गया, इसको दो भागों में बांट दिया। तो एक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और एक आपका, एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर करता हूं, एक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और एक आपका माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, दोनों ही बीकानेर में है। देखिए इसको मिटा देते हैं एक बार। देखिए विद्यार्थियों, थोड़ा धैर्य बनाए रखना है और आप इसको याद करते चले जाओगे। देखो दिसंबर 1997 में, दिसंबर 1997 में इस निदेशालय का कार्य बढ़ जाने के कारण विभाजन कर दिया गया और 1 जनवरी 1998, कौन सा 1 जनवरी 1998 से बीकानेर में ही दो निदेशालय क्रमशः, एक तो प्रारंभिक शिक्षा और एक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के रूप में कार्य करने लगे। तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय भी आपका बीकानेर में है और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ये भी आपका कहाँ है, बीकानेर में, ठीक है। और वर्तमान में राजस्थान में 5 शिक्षा निदेशालय कौन कौन से हैं, एक तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, एक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, एक संस्कृत शिक्षा निदेशालय, वो कहाँ पर है, जयपुर में, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, और ये कहाँ पर है आपका, जयपुर। और प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, विधि से ध्यान रखना कानून, और कानून का सबसे बड़ी चीज हाईकोर्ट कहाँ है, जोधपुर में। तो प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पर, जोधपुर में। और कॉलेज शिक्षा निदेशालय जैसे आयुक्तालय वगैरह आपको सब पता है कि सारे के सारे कहाँ हैं, जयपुर में। तो कॉलेज शिक्षा निदेशालय भी कहाँ होगा, जयपुर। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो राज्य के शैक्षिक जो संस्थान है वो किस प्रकार है, राजकीय और स्वायत्त शासित दो प्रकार की शिक्षण संस्थाएं हैं, वो किस किस प्रकार से, उसके बारे में अपन थोड़ा देखते हैं। देखिए राज्य के शैक्षिक संस्थान सरकारी व स्वायत्त शासी। स्वायत्त शासी क्या होती है, सरकारी क्या होती है, सरकारी वो होती है जिसमें पैसा भी गवर्नमेंट देती है, निर्णय भी गवर्नमेंट के होते हैं, वो होती है सरकारी संस्थाएं। स्वायत्त शासी संस्थाएं वो होती है जो पैसा खुद अर्न करती है, खुद के निर्णय लेती है और अपना कार्य अपने ढंग से करती है। अर्ध स्वायत्त शासी क्या होती है, अर्ध स्वायत्त शासी जो संस्थाएं होती है वो आधा खुदगार आधा गवर्नमेंट का लेके चलती है। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा आगे। देखो राज्य के शैक्षिक संस्थान राजकीय और स्वायत्त शासी वे संस्थान जो पूर्णतः सरकारी या सरकार के दिशा निर्देश के आधार पर कार्य करते हैं राजकीय संस्थान कहलाते हैं, जबकि सरकार के द्वारा बनाई गई कुछ ऐसी संस्थाएं जिनके कानून कायदे एवं कार्य करने के तरीके हैं वो स्वतंत्र होते हैं तथा समय समय पर बिना सरकारी प्रभाव के संचालन करते हैं। जैसे आपका SIERT वगैरह है ना, उदयपुर वाला, तो वो इसमें आते हैं। अब बनाई गई तो किसके द्वारा है, सरकार के द्वारा, लेकिन वो खुद अपने आप ही पूरा क्या करती है, मेंटेन करती है, ठीक है ना। तो ऐसा है। अब देखो राजकीय संस्थाओं में कौन कौन सी संस्थाएं, उनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। राजकीय संस्थाएं, आज अपन राजकीय संस्थाएं लेंगे, कल लेंगे स्वायत्त शासी, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में स्वायत्त शासी आएगी और इस वीडियो में आपकी सिर्फ और सिर्फ कौन सी है, ओके एक सेकेंड रुकना, ये लो। देखो थोड़ा सा यार आपको मेरी तबीयत की वजह से आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती, बाकी अब सब ठीक है। देखिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ये सरकार के द्वारा निर्धारित एवं बनाए जाने वाले नियम एवं घोषित योजनाओं का प्रारंभिक स्तर के शैक्षिक संस्थानों विद्यालयों तक लागू करने एवं संचालन करने में योगदान। ये है क्या, ये सरकार के द्वारा निर्धारित बनाए जाने वाले, सरकार जो भी नियम कायदे कानून बनाती है उनको प्रारंभिक जो शिक्षा का स्तर है, प्रारंभिक स्तर के शैक्षिक संस्थान, प्रारंभिक स्तर होता है ना वहां के, पहले से 5वीं पहले से 8वीं 1 से 8 तक के प्रारंभिक स्तर के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है अपने राजस्थान में, उनमें क्या करना, उनमें सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कायदे कानून को जमीनी स्तर पर लागू करना। ये किसका कार्य है, ये है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर का। अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर क्या करता है, ये सरकार की कार्य योजना जो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित होती है उसका विद्यालय स्तर पर क्या करवाती है, संचालन करवाती है, ये काम है इसका। अब इसके आगे आती है पंचायती राज निदेशालय जयपुर। ये भी क्या है, ये भी एक सरकारी संस्था है। यह निदेशालय अपने मार्गदर्शन में प्रारंभिक शिक्षा के कार्य को संचालित करवाता है। यह प्रारंभिक शिक्षा का जो कार्य है वो किसके द्वारा संचालित होता है, यह पंचायती राज निदेशालय जयपुर से, एवं यही निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित विद्यालयों में जो, अब देखो वो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ये आपको मेन में देखो प्रारंभिक स्तर पर केवल ये नहीं है कि केवल शिक्षा है, समझ में आएगा, केवल शिक्षा तो है नहीं,
कई चीजें होती है, खेल कूद अदर एक्टिविटी भी खूब होती है, भोजन का काम भी होता है, मध्यांतर का भी होता है, पोषाहार का भी होता है। तो पोषाहार का अब काम कौन संभालेगा? तो पोषाहार का काम अभी देखो, एक सेकेंड, ये देखो, ये इसमें लिखा हुआ विद्यालयों में मध्यांतर भोजन पोषाहार कार्यक्रम का मुख्य संचालन, इसी मुख्य संचालनकर्ता संस्थान यही है पंचायती राज निदेशालय जयपुर। क्योंकि आपको इसमें लगेगा कि यार पंचायती राज संस्था है वो भी प्रारंभिक स्तर पर क्या करती है, जो कार्य को संचालित करती है, और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय वो भी करता है। तो इनके काम का क्या है, डिवाइडेशन कर रखा है, ठीक है। इनको काम का क्या कर दिया, डिवाइडेशन, की ये काम पंचायती स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय करेगा और ये करेगा पंचायती राज निदेशालय जयपुर, ऐसे, ठीक है। तो यह निदेशालय अपने मार्गदर्शन में प्रारंभिक शिक्षा के कार्य को संचालित करवाता है एवं यही निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित विद्यालयों में मध्यांतर भोजन अर्थात पोषाहार कार्यक्रम का मुख्य संचालन करता संस्थान है। तो बिल्कुल सही बात है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये यही पोषाहार वाला ही बनता है, ठीक है ना, कि प्रारंभिक स्तर पर जो मध्यांतर होता है, जो पोषाहार होता है, उसका संचालन करता कौन सा जो डिपार्टमेंट है वो इस कार्य को संभालता है, तो पंचायती राज निदेशालय जयपुर। नेक्स्ट एंड अंतिम, अब इसमें देखो दो संस्था है, एक है पंजीयक परीक्षा विभाग संस्थाएं बीकानेर। पहली बात, ये पांचों की पांचों क्या है आपकी, ये आपकी सरकारी में उसमें जाएगी, ठीक है ना। तो एक सेकेंड रुको, सरकारी संस्था, एक सेकेंड, ये लो भाई, चलिए देखिए, वैसे पूरी रखा गया है, ध्यान रखा गया डाटा को लिखते वक्त, है ना। आपको फिर भी कोई, जैसे कई बार क्या होता है, कोई वर्ड वगैरह स्प्लिट हो जाता है, तो आपको कोई डाउट हो तो आप मतलब हमारे साथ क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। ओके ओके, ये चार्ज नहीं हो रहा है क्या, टिप्स लर्न हाउ टू, ओके ओके, ठीक है। कुछ आ गया था लिखा हुआ स्क्रीन पर तो मैं देखने लगा। देखिए, तो आप कोई बार कोई लाइन वगैरह स्प्लिट हो जाती है तो आप उसको वापस पूछ सकते हो उनसे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। देखिए, पंजीयक परीक्षा विभाग संस्थाएं बीकानेर शिक्षा विभागीय परीक्षाओं एवं विशेषकर डाइट संस्थाओं के माध्यम से होने वाले डीएलएड प्रशिक्षण के बाद में जो परीक्षा का आयोजन एवं परिणाम प्रदान करना है वो पंजीयक परीक्षा विभाग संस्थाएं बीकानेर का। ये क्या करती है कि शिक्षा विभाग से रिलेटेड परीक्षाओं, विशेषकर जो डाइटों के माध्यम से, जैसे अपने कुचामन डाइट वगैरह डाइट होती है ना, उन डाइटों के माध्यम से होने वाले जो डीएलएड प्रशिक्षण होता है, डीएलएड वाला, उसकी जो परीक्षा का जो आयोजन और परिणाम है वो कौन करता है, पंजीयक परीक्षा विभाग संस्थाएं बीकानेर, ठीक है ये। और SIERT उदयपुर, SIERT उदयपुर है, इसका क्या क्या काम है ये देखते हैं, ठीक है। तो ये एक सेकेंड SIERT ये संस्थान क्या करती है, ये संस्थान देखो, पहली बात एक चीज बता दूं, जो सरकारी सेवा में जो टीचर होते हैं उनको ट्रेनिंग कौन देती है, यही SIERT देती है, ठीक है ना। तो इसमें लिखा हुआ है, यह संस्थान प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम शोध, पाठ्यक्रम पर रिसर्च होता है एवं संचालन से संबंधित कार्य करता है, समय समय पर शिक्षण विधियों एवं नवाचारी शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण भी यही करता है। नवाचारी शिक्षण सहायक सामग्री मतलब जो नई नई शिक्षण सामग्री आती है उन पर, शिक्षण विधियों पर रिसर्च भी यही होता है, कोई नई चीज ऐड करनी है तो यही करता है, पाठ्यक्रम को संशोधन करना है तो भी यही करता है, और इसके अलावा NCERT का सहयोग भी यही करता है। मतलब ये एक तरीके से राजस्थान में NCERT की ब्रांच है SIERT उदयपुर, तथा सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्य, जो अभी ऑन ड्यूटी जो सर्विस में जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग भी कौन देती है, SIERT, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो कल हम पढ़ेंगे आपके जो स्वायत्त शासित संस्थाएं हैं वो, ये अभी जो संस्थाएं पढ़ी ये पूर्णतया सरकारी संस्थाएं हैं जिनमें दिशा निर्देश, कानून, कायदे, नियम सब किसके अनुसार लागू होते हैं, सरकार के द्वारा लागू होते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में विद्यार्थियों में इतना ही पढ़ेंगे, अगला अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।